अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के अंदर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को पढ़ने जा रहे हैं कि सल्यूट की एडिशन से वेपर प्रेशर कैसे सोल्यूशन का कम हो जाता है। इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और मोलर मास निकालने के लिए सल्यूट का ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे यूज़ हो सकता है, इसकी भी हम डेरिवेशन करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आज हम पहली प्रॉपर्टी यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। वेपर प्रेशर का कम होना, लोअरिंग का मतलब होता है कम हो जाना, और वेपर प्रेशर का कम हो जाना किस वजह से? ड्यू टू द एडिशन ऑफ सल्यूट। वेपर प्रेशर क्यों कम हो जाता है? ड्यू टू एडिशन ऑफ सल्यूट कम हो जाता है वेपर प्रेशर। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वेपर प्रेशर का कम हो जाना ड्यू टू एडिशन ऑफ सल्यूट, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिपेंड करती हैं ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब वेपर प्रेशर का कम होना इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि यूरिया ऐड किया है या सुक्रोज ऐड किया है या शुगर ऐड किया है या ग्लूकोज ऐड किया है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट जो हैं वो मौजूद हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, या आपकी मोलैलिटी कितनी है सॉल्यूशन की, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल इनडायरेक्टली उस पर डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर का कम होना। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे उतना वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। ये तो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन अपीयर होता है, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। उसके लिए हम ऐसा करते हैं, नीचे 2 डायग्राम्स को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। जो ए वाला बीकर है दैट एक्चुअली इंडिकेट्स कि आपके पास इसमें प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा P0। इसमें कोई किसी किस्म का पार्टिकल मौजूद नहीं है। सल्यूट का इसमें कोई किसी किस्म का पार्टिकल मौजूद नहीं है, लिहाजा इसने जो वेपर प्रेशर अप्लाई करना है एट सर्टेन टेम्परेचर T वो अप्लाई कर रहा है, उसे मैं P0 से इंडिकेट कर रहा हूँ। आपने क्या किया, इसमें सल्यूट के पार्टिकल्स ऐड कर दिए। ऐसे आपने 1 मोल ऐड कर दिया इस 1 किलोग्राम सोल्यूशन के अंदर, तो उससे आपका जो सोल्यूशन बना है वो बना 1 मोलल। अब ये सल्यूट पार्टिकल्स जो है ना 1 मोल के अंदर होते हैं 6.02 10⁻23। ये नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे सरफेस पे कुछ इस सोल्यूशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी रखने की वजह से इधर उधर मूव करते रहेंगे। जो तो आ गया सरफेस पे, फॉर एग्जांपल जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूँ, ये पार्टिकल्स आ गए हैं सरफेस पे, तो उन्हें सरफेस एरिया का कुछ हिस्सा कवर कर लिया। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो पहले फ्रीली एस्केप कर रहे थे, अब उनके पास उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, लिहाजा आप देख सकते हैं कि कम सॉल्वेंट के पार्टिकल एस्केप कर रहे हैं। जब कम सॉल्वेंट के पार्टिकल एस्केप करेंगे तो उससे वो कम वेपर प्रेशर लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि अगर हमसे कोई पूछे वाई का जवाब हम यहाँ लिखेंगे ड्यू टू एडिशन ऑफ सल्यूट की एडिशन से, ड्यू टू एडिशन ऑफ सल्यूट सम सल्यूट पार्टिकल्स will come on the surface of solution and decrease the surface area and probability of escaping, या decrease the surface area for solvent particles to escape। अब देखिए मैंने बड़ी इसको ना सिंपल वर्डिंग में लिखा है कि आपके सल्यूट के पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे, सरफेस का कुछ हिस्सा कवर कर लेंगे जिससे सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होने से क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो कि इजीली फ्रीली एस्केप कर रहे थे वो एस्केप नहीं कर पाएंगे। जब वो कम एस्केप करेंगे तो वो वेपर प्रेशर भी क्या करेंगे, कम लगाएंगे। वैसे भी सॉल्वेंट और सल्यूट पार्टिकल में इंटरेक्शंस होती हैं जिसकी वजह से उनमें इंटरेक्शन डेवलप होने की वजह से भी ये सल्यूट के पार्टिकल्स
किसी हद तक सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को रोकेंगे एस्केप करने के लिए। समहाउ अगर ये ना भी हो, आइडियल सोल्यूशन है, तो लिहाजा पहले जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी प्योर फॉर्म में, अब भी वही एग्जिस्ट करती हैं, और सॉल्यूट के पार्टिकल फॉर एग्जांपल इनको नहीं रोक पा रहे, लेकिन स्टिल वो सरफेस पे तो मौजूद हैं, सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है, उतने पार्टिकल आप देख सकते हैं वेपर में नहीं बन जा पाए जितने प्योर फॉर्म में जा रहे थे। लिहाजा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशन पढ़ते हैं चेंज इन वेपर प्रेशर का राउट्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए। असल में ये जो रिलेशन है ना, ये डेरिवेशन है। किस चीज़ की डेरिवेशन है? ये डेरिवेशन है एक ऐसे फार्मूले की जिसमें आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज इन वेपर प्रेशर। चेंज इन वेपर प्रेशर को मेजर करते हुए आप फाइंड कर सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सॉल्यूशन था, आपके सामने एक पिक्चर है, ये प्योर सॉल्वेंट है, इसमें वेपर प्रेशर था 10 मिलीमीटर मरकरी, आपने इसमें सॉल्यूट डाला, वेपर प्रेशर हो गया 8 मिलीमीटर मरकरी। अब हुआ क्या, जब आपने इसमें सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम हो गया। ये सॉल्यूट आपने डाला था 1 मोल या 8 ग्राम, आपको नहीं पता इसकी 8 ग्राम डाला जब आपने सॉल्यूट, तो आपको नहीं पता ये सॉल्यूट कौन सा है। अगर मुझे किसी तरह इसका मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास पता लग जाए तो मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि ये सॉल्यूट कौन सा है। तो ये जो सॉल्यूट, अननोन सॉल्यूट डाल के मैंने वेपर प्रेशर डिक्रीज़ किया है, इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास अगर मैं पता लगा लूँ तो मैं आसानी से फाइंड कर सकता हूँ कि मेरा जो सॉल्यूशन है उसमें कौन सा सॉल्यूट ऐड हुआ है। सो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए मैं ये सारी डेरिवेशन कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव रिलेशन स्टडी कर रहा हूँ चेंज इन वेपर प्रेशर का यूजिंग राउट्स लॉ पे। देखें, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, चेंज इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे मैं अगर की बना लूँ तो मैं कहूँगा डेल्टा पी मीन्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या चेंज इन वेपर प्रेशर, और मैं यहाँ पे अगर पी नोट का कहूँ तो मैं कहूँगा पी नोट एक्चुअली इंडिकेट्स प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट ये हमेशा ज़्यादा होगी वैल्यू वेपर प्रेशर, और x2 इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मैंने करना क्या है, मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डालना है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि N2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब टोटल मोल्स किसके इक्वल होंगे, डेफिनेटली मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। अब स्टूडेंट आप एक बात जानते हैं, जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करते हुए हमारे पास जो सोल्यूशन होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हुए हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो डाइल्यूट होता है, यानी कि उसमें जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं वो बहुत 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 कम होते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से। फॉर एग्जांपल, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है 55.5, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे 0.01। अब 55.5 में 0.01 ऐड कर भी दूं तो मेरी जो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है तकरीबन वही आंसर आ रहा है। मेरा आंसर क्या बनेगा इन दोनों को ऐड करने पे, 55.51, विच इज़ नेग्लिजिबल वैल्यू। ये इसी तरह है जैसा मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो और कोई मेरा दोस्त मुझे 1 रुपया तोहफे के तौर पे दे दे, तो मेरे पास कितने रुपए हुए, आप कहेंगे 1 करोड़ ही, क्योंकि वो 1 रुपया 1 करोड़ के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा अगर मैं N1 में N2 ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर तकरीबन N1 ही आता है, 1 करोड़ ही आता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा P ओवर P नोट। मैं इसमें स्पेस भी डेवलप कर लूँ ताकि ये सारी बात को मैं फर्दर लिख सकूँ। तो डेल्टा P ओवर P नोट इज इक्वल टू N2 ओवर N1। अब स्टूडेंट अगेन हमें फिर दोबारा की का सहारा लेना पड़ेगा। N2 क्या होता है,
mass of solute divided by molar mass of solute, और N1 क्या होता है, mass of solvent, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आप कहेंगे ये वैल्यूज डेफिनेटली इधर पुट करने के लिए निकालनी है, तो ये बन गया W2 ओवर M2 डिवाइडेड बाय W1 ओवर मोलर मास ऑफ M1। ओके, नाउ दिस लुक फाइन। ये डेल्टा P ओवर P नॉट के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, देखें मैथ का एक रूल है, अगेन A ओवर B C ओवर D इक्वल होता है AD ओवर BC के, यानी कि मिडल वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और एक्सट्रीम वाली वैल्यूज़ जो होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। सो M2 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा W1 से, और W2 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा M1 से। सो क्या बना, डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय M1 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय W1। अब आप चाहते हैं M2 को अलहदा करना, क्योंकि आप तो मोलर मास फाइंड करने जा रहे हैं ना, तो M2 इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं, इधर डिवाइड हो रहा है इक्वेशन के तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन गई इक्वेशन, W2 मल्टीप्लाई बाय M1 डिवाइडेड बाय W1। अब स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, ये डेल्टा P इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे, तो दूसरी तरफ इक्वेशन क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और P नॉट इधर डिवाइड हो रहा है इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नाउ दिस बिकम एन इक्वेशन विच कैन हेल्प यू टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट विच यू हैव एडिड, और उसकी वजह से क्या हुआ है, आपका जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अब कैसे फाइंड हो सकता है, बड़ा आसान है, देखें आपके सामने ये एक बीकर है, अगेन वही डायग्राम, ये एक बीकर है, इसमें आपने जो सॉल्वेंट लिया आप जानते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, क्योंकि आप सॉल्वेंट जानते हैं, से वाटर लिया तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा 18। वेट अगर आपने 1000 ग्राम लिया है तो यहाँ पे 1000 ग्राम आ जाएगा। सोल्यूट आपने लिया है 8 ग्राम, जो इसमें आपने मिक्स करना है, जो सोल्यूट है डैट इज़ एक्चुअली नोन मास, इसका मास नोन है, ये आपने इसमें ऐड किया, और प्योर सॉल्वेंट का या प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो भी हमें पता है, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको पता है। अब आपने क्या किया, इसको मिक्स किया और अगेन वेपर प्रेशर फाइंड किया सोल्यूशन का बाय द हेल्प ऑफ मैनोमीटर, तो उसे डेल्टा P पता लग गया। ये सारी वैल्यूज़ मैंने जो फाइंड की वो मैंने इक्वेशन में अगेन पुट की, इस इक्वेशन में मैंने ये सारी वैल्यूज़ पुट की, तो उससे मेरे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल यूज़ करते हैं और इस मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। नाउ स्टूडेंट दिस इज़ एग्जांपल नंबर 10। हमारे पास प्योर बेंजीन मौजूद है और उसका जो वेपर प्रेशर होता है प्योर बेंजीन का वो होता है 122। सो हमारे पास प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर गिवन है विच इज़ एक्चुअली 122 टॉर। ओके, हमारे पास जो सोल्यूट लिया गया है उसका मास भी गिवन है, कितना, 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन सोल्यूशन 20 ग्राम। कितने सोल्यूशन में डिजॉल्व किया गया है, वेट ऑफ सोल्यूशन W1 होगा, वो होगा 300 ग्राम। स्टूडेंट यहाँ पे हमें पता लगा कि जब हमने इतना वेट ऑफ सोल्यूट जो हमने ऐड कर दिया है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, उससे वेपर प्रेशर चेंज हो गया, डिक्रीज कर गया। जो नया वेपर प्रेशर आया वो आया P विच इज इक्वल टू 120 टॉर। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट यानी कि M2 कैलकुलेट करें, M2 आपने कैलकुलेट करना है। अगर बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास आपको बता दिया जाए 78.1 होता है ग्राम पर मोल। स्टूडेंट अब थोड़ा सा मैं आपको फार्मूला रिवाइज करवाना चाहता हूँ। M2 वाज इक्वल टू P नॉट ओवर डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय M1 डिवाइडेड बाय
W1, ये एक फार्मूला था हमारे पास आया। आप कहेंगे P0 भी गिवन है, W2 भी गिवन है, M1 भी गिवन है, W1 भी गिवन है। वी आर नॉट एक्चुअली हैविंग डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है चेंज इन वेपर प्रेशर के। चेंज इन वेपर प्रेशर क्या होगा? जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा माइनस जितना अब आया है। अच्छा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है हमारे पास 122 टॉर। और अब कितना आया हमारे पास? 120 टॉर। कहाँ पे मैंने मेंशन किया था ये? तो इसका आंसर क्या है? 2। तो मेरे पास तो डेल्टा पी भी आ गया। अगर मेरे पास डेल्टा पी की वैल्यू आ गई है तो मेरे पास तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। मैं ऐसा करता हूँ, अब मैं ये सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में इनपुट करता हूँ। मैं यहाँ दोबारा फार्मूला लिखता हूँ, M2 इज इक्वल टू P0 ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय M1 डिवाइडेड बाय W1। P0 कितना होता है? P0 होता है 122। डेल्टा पी कितना है? 2। वेट कितना है? 20। 78.1 मॉलिक्यूलर मास है। और इसका वेट कितना है जो हमने बेंजीन का लिया? 300 ग्राम। ये बेंजीन हमने ऐड किया है। ये जो ऊपर वाला वेट W2 है, डेट एक्चुअली इंडिकेट्स द वेट ऑफ सॉल्यूट। नीचे आ गया 300 ग्राम। तो यहाँ से अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 317.6 ग्राम पर मोल। ये आ गया मेरे पास M2 की वैल्यू। अब M2 की वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि ये जो मेरे पास सब्सटेंस है ना, ये जो मेरे पास सब्सटेंस है, मैं ऐसा करता हूँ इसका आंसर पहले क्लियरली लिख लेता हूँ, 317.6 ग्राम पर मोल। इसका मॉलिक्यूलर मास ये है। अब इससे मैं कैसे अंदाज़ा लगाऊंगा मेरे पास सॉल्ट क्या है? सबसे पहले तो मैं सॉल्ट का इस मॉलिक्यूलर मास वाले सॉल्ट हैं से X, 3 सॉल्ट आ गए जिनका मॉलिक्यूलर मास इस सॉल्ट के बराबर होता है। पहले तो मैं ये अंदाज़ा लगाऊंगा, फिर मैं ये देखूंगा इस सॉल्ट का कलर क्या है। इस सॉल्ट का कलर क्या था? से इसका कलर है वाइट। तो मेरा जो X है ना, ये था वाइट। Y वाला जो सॉल्ट है ना, ये भी वाइट है, लेकिन Z वाला सॉल्ट जो है ना वो है ब्लू। तो मेरा Z वाला जो है वो तो हो गया ख़त्म। मीन Z वाली ऑप्शन मेरे पास नहीं रही, X और Y रह गई। देन आई कैन स्टडी कि जो मेरे पास सॉल्ट गिवन है उसकी अपीयरेंस कैसी है, क्या उसके क्रिस्टल्स की शेप क्या है, क्रिस्टल्स शेप। अगर तो वो सॉल्ट नहीं है, कोई और सब्सटेंस है और उसके क्रिस्टल्स की शेप आप नहीं जानते, तो आप ये देखें कि इसमें से इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। अगर तो इसमें वाई इलेक्ट्रोलाइट है तो वो डेफिनेटली बेंजीन में तो डिज़ोल्व नहीं होगा, तो लिहाजा वो भी कैंसिल होगी ऑप्शन। पीछे कौन सी ऑप्शन बच गई? पीछे हमारे पास जो ऑप्शन बची वो बची एक्स की। तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्ट है वो एक्स है। सो देयर आर मैनी वेज यू कैन कम ऑन अ कंक्लूजन कि आपके पास सॉल्ट कौन सा इस्तेमाल हुआ है इस सोल्यूशन के अंदर। मगर एक बात सारों में कॉमन है, वो ये एक बात कॉमन है कि आपका मॉलिक्यूलर मास अगर आपको पता हो तो आप किसी हद तक करेक्टराइज कर सकते हैं कि आपके फ़लाँ साल्ट में से कोई एक साल्ट इसमें से यूज़ हुआ है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।